हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हम बात कर रहे थे और आपको पता है हमारा चैनल जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी, कैरियर प्रोग्रेशन, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम कंसंट्रेट करते हैं। और इस इन टॉपिक से रिलेटेड उपयोगी जानकारी आपके लिए हम लेके आते हैं। तो इस सीरीज में अगेन हमारे एक्सपर्ट विकास जी के साथ आज हम बात करेंगे। तो हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में दो पॉडकास्ट पहले और किए हैं। सबसे पहले वाले पॉडकास्ट में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल व्हीकल है उनसे किस प्रकार भिन्न है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है इस बारे में, चाहे वो फेम टू पॉलिसी है या दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जो हमारा सेकंड पॉडकास्ट था उसमें हमने बात की कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स हैं, और फिर हमने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया और सारे पैरामीटर्स एक्चुअल व्हीकल की जो मार्केट में अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल और डीजल व्हीकल के पैरामीटर्स को लेकर के हमने एक कंपैरिजन, जो लास्ट दो पॉडकास्ट थे उस पे आप लोगों का कमेंट आया था। आप लोगों ने कुछ बहुत अच्छे और बड़े रिलेवेंट सवाल पूछे थे, तो आज उसी पे बात करेंगे। हमारे साथ विकास जी हैं। विकास जी के बारे में आपको अभी तक पता चल गया होगा, ये एक सीनियर इंडस्ट्री लीडर है। विकास जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और इनका अराउंड 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में इन्होंने काम किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बड़े पैशनेट हैं ये, और सेल्फ स्टडी से और डिफरेंट सेमिनार्स अटेंड करके और अपने वर्क से ये काफ़ी इन्होंने एक्सपर्टीज इसमें हासिल कर रखी है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सरस्वती वंदना से विशाल जी, विकास जी, सबसे पहले आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हाँ, चेतन, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। चलिए चलिए, आपका स्वागत है विकास जी, और हम सरस्वती वंदना के साथ स्टार्ट करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो विकास, सबसे पहले ये बताइए, एक प्रश्न आया था जो कमेंट में लास्ट पॉडकास्ट के ऊपर, कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिंगल मोटर ही होती है या कई सारे मोटर्स भी हो सकते हैं? टिपिकल मॉडल क्या होता है जो देखिए, व्हीकल आनी है? जनरली ये क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है हम्म। और इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर दोनों कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। हम्म। सिंगल मोटर कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, मल्टीपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है। हम्म। और जो जनरली अभी जितनी कार्स अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, हम्म। ज़्यादातर कार जो हैं सिंगल मोटर कॉन्फ़िगरेशन में है और फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ हैं। हम्म। लेकिन जैसे ही आप इसको एसयूवी सेगमेंट में ले जाते हैं, हाँ। जहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव चाहिए। हम्म। नॉर्मली जब आपका आईसी इंजन व्हीकल रहता है, तो हम्म। उसके अंदर ऑल व्हील ड्राइव जो है, इंजन आपका मोस्टली फ्रंट माउंटेड रहता है, आगे की तरफ बोनट की तरफ रहता है। हाँ। जहाँ से एक ट्रांसमिशन तो आपको फ्रंट व्हील को भी मिलता है और शाफ्ट के थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन एक डिफरेंशियल के थ्रू रियर व्हील को भी ट्रांसमिशन भेज देते हैं, तो चारों पहिए एक साथ पावर मिल रही है। हाँ। जनरली आप देखेंगे जितनी व्हीकल्स रहते हैं कार के, हम्म। नॉर्मली वो या तो फ्रंट व्हील ड्राइव होंगे या रियर व्हील ड्राइव होंगे। और एसयूवी सेगमेंट में जो एक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं हम लोग कि जिसके अंदर फोर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव बोलते हैं जिसको। हम्म। हम्म। लेकिन आप इसको ऐसे देखिए कि अगर हम इसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में है, तो हम्म। हमको बहुत बड़ी मोटर लगानी पड़ जाएगी। तो हम क्या हाँ। करते हैं, रियर व्हील पे एज़ वेल एज़ फ्रंट व्हील पे 2 अलग-अलग मोटर लगा दिए। तो हम्म। उससे ये रहेगा कि आपका और दोनों मोटर एक साथ ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक की मोटर होती हैं। तो हाँ। उससे हमको एक तो ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएगा और हम्म। एज़ वेल एज़ आपका जो इनिशियल एक्सेलरेशन है और इनिशियल जो उसको टॉर्क है। इनर्शिया को ओवरकम हम्म। करने के लिए टॉर्क चाहिए, वो हम्म। बहुत अच्छा मिलता है, तो उसकी पिकअप भी बहुत अच्छी होती है। तो अच्छा। अभी टेस्ला मोटर्स के जैसे जो एसयूवीज़ हैं, हाँ। उसके अंदर वो लोग जो ऑल व्हील ड्राइव है, उसके अंदर वो लोग 2 मोटर दे रहे हैं। अच्छा, तो तो आप ये कह रहे हैं कि अभी जो इंडियन मार्केट में जो व्हीकल्स अवेलेबल हैं उसमें जो है वो सिंगल मोटर है, बट वो ऑल व्हील ड्राइव वाला मॉडल नहीं है। जो एसयूवी कैटेगरी होती है उसमें ऑल व्हील ड्राइव देते हैं मैन्युफैक्चरर्स, और उस केस में जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में उनको वो मल्टीपल मोटर्स होंगे, फ्रंट में भी और रियर में भी। हाँ,
क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न ये है, ऐसा नहीं है कि हम शाफ्ट के थ्रू पिछले वाले डिफरेंशियल को पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक मोटर के केस में। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें इसका इंजन गाड़ी का वेट कम करने के लिए सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं, तो इसलिए हाँ, शाफ्ट का वेट, डिफरेंशियल का वेट, उससे अच्छा हम एक अलग से मोटर लगा दें, जो कि दोनों पैरेलल में काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। एक्सीलेंट, जो कि आप नॉर्मल कार में नहीं कर सकते क्योंकि 2 इंजन लगाने पड़ जाएँगे, जो कि एक थोड़ा-सा अजीब-सा कॉन्फ़िगरेशन हो हाँ, जाएगा, तो उतना हाँ, स्पेस होता नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, हाँ। करेक्ट। तो आईसी व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल व्हीकल्स जिनको आईसी इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स भी बोलते हैं, तो उस केस में जो विकास जी बता रहे हैं कि उसमें जो है वो यही कॉन्फ़िगरेशन डालने के लिए आपको 2 इंजन लगाने पड़ेंगे, तो उस केस में हम वो नहीं करते हैं, हम शाफ्ट के थ्रू रियर व्हील को हम वो ट्रांसमिशन दे देते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए कि ये जो मोटर्स हैं, ये क्या किस तरह की मोटर्स हैं? इंडक्शन मोटर हैं सिंपल देखिए, दोनों मोटर रह सकती है, इंडक्शन मोटर भी हो सकती है और हाँ, सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है। सिंक्रोनस मोटर एक इंडक्शन मोटर ही है एक मोटे तौर पे देखा जाए, हाँ, लेकिन सिंक्रोनस मोटर एक फिक्स स्पीड मोटर होती है हाँ, और लेकिन उसकी स्पीड कंट्रोल हम लोग कंट्रोलर के कैसे? थ्रू की स्पीड हुँ, कंट्रोल करते हैं। हुँ, इंडक्शन मोटर भी यूज़ करते हैं। इंडक्शन मोटर जो है उसकी स्पीड कंट्रोल उतनी एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन उसका उसका जो टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो बहुत ही हाँ, वेल स्टडीड है, तो हाँ, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड सेट हो गया है मोस्टली आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में भी हमने बताया था, हाँ, हम सिंक्रोनस मोटर ही यूज़ करते हैं। ओके, ओके, और छोटे व्हीकल्स हैं जैसे आपके ऑटो रिक्शाज़ हो गए या हाँ, आपके टू व्हीलर्स हो गए या हुँ, हुँ, आपके ई-रिक्शाज़ हो गए, हुँ, इसके अंदर एक मोटर होती है बीएलडीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर बोलते हैं, हाँ, हम उसे हाँ, इस्तेमाल करते हैं। तो ओके, बीएलडीसी मोटर उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आपको जब जहाँ ज़्यादा टॉर्क चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, उसके अंदर आपको सिंक्रोनस या इंडक्शन मोटर यूज़ करनी पड़ेगी। जनरली जो है सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स पहले इंडक्शन मोटर यूज़ कर रहे थे, लेकिन आजकल सारे धीरे-धीरे सिंक्रोनस मोटर पे स्विच कर गए हैं। बहुत, बहुत, बहुत अच्छी जानकारी दी विकास आपने, बहुत बढ़िया ये आपके अंदर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो बाहर आ जाता है, ऐसी जब हम जो है ना थोड़ा टेक्निकल जैसे ही अंदर घुसते हैं हम, बहुत अच्छी तो ये बताइए कि अगला सवाल जो हमारे व्यूअर्स ने पूछा था कि जो इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टीयरिंग व्हील होती है, वो मतलब फुल्ली इलेक्ट्रिक होती है या हाइड्रोलिक होने की भी एक वो भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है? देखो चेतन, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए हुँ, कि जैसे आप कार चलाते हैं, जो आईसी इंजन की कार या पेट्रोल डीज़ल कार रहती है, उसके अंदर जैसे-जैसे आपकी गाड़ी चलती है, आपका तेल का वेट कम होता जाता है, तेल हुँ, फूकता है, हाँ, धुएँ के रूप में और एनर्जी के रूप में और हाँ, आपकी गाड़ी का वेट कम होता चला जाता है, हाँ। जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में नहीं होता। आपकी बैटरी चार्ज हुई और डिस्चार्ज हुई, लेकिन उसके अंदर कोई ख़ास वेट में फ़र्क नहीं आता, हाँ, हाँ, ठीक है? तो हाँ, क्योंकि वो ग अ, ख जो गाड़ी जिसकी बैटरी अगर 15% बची है, उसका भी बैटरी का वेट उतना है और जिस बैटरी 100% चार्ज है, उसकी उसका भी वेट करीब-करीब उतना ही है। हाँ, तो हाँ, ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो हाँ, हमारी कोशिश ये रहती है कि गाड़ी का वेट कम से कम करें। तो हाँ, अगर मैं हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जाऊँगा, हाँ, तो मेरी गाड़ी का वेट जो है नो डाउट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, आईसी इंजन के व्हीकल में ये रहता है कि आपका इंजन में पेट्रोल के थ्रू या डीज़ल के थ्रू रोटेशन आ रहा है, उसी के थ्रू मैं पंप से अपना हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील यूज़ कर लेता हूँ। हुँ, लेकिन इसके अंदर इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तो हमारे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ही इस्तेमाल होती है। हाँ, 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 करेक्ट, तो करेक्ट इसके और अंदर ये इलेक्ट्रिक लॉजिकल भी पावर है स्टीयरिंग इस्तेमाल है। हाँ, ये लॉजिकल भी है जैसा आप बता रहे हैं कि भई वहाँ तो आईसी इंजन में पेट्रोल डीज़ल कार्स में तो हमारे पास विकल्प ही नहीं है। वहाँ पे तो जो है हमें पेट्रोल यूज़ करना है और तो जो है इसलिए वहाँ पे जो है ये आप जैसा बोल रहे हैं पंप करके हम उसको पावर देते हैं स्टीयरिंग व्हील को। लेकिन यहाँ पे तो हम हाइड्रोलिक वाले ऑप्शन में क्यों जाएँगे? क्योंकि व्हीकल का वेट बढ़ेगा तो हमारी पावर वेस्ट होगी। भाई एक भारी चीज़ को हम कॉमन करेक्ट। सेंस में समझे कि भारी चीज़ को जो है हम उठा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी और जो चीज़ लाइट होगी, तो फिर जो उसमें हम कम एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। तो हमारी बैटरी जो है, अगर व्हीकल हमारी लाइट रहेगी, तो हमारी व्हीकल जो हमारी बैटरी है, वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा किलोमीटर तक जो है, वो हमारा साथ देगी। विकास जी, एम आई करेक्ट? जैसे इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा मैं चेतन, हाँ, हाँ। कि आपकी जो आईसी इंजन व्हीकल्स हैं, उसमें भी आजकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ज़्यादातर जो हैं हाँ। इस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग ही दे रहे हैं, ईपीएस ही दे रहे हैं। हाँ, तो हाँ, हाँ। वो भी स्विच कर रहे हैं, वो भी हाइड्रोलिक को अब इस्तेमाल करना कम कर रहे हैं और ईपीएस करेक्ट, पे स्विच कर रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट।
तो ये तो हमने आंसर कर दिया कि कोई ज़रूरत ही नहीं है मतलब हाइड्रोलिक में जाने की, जब एक आपके पास एक ज़्यादा एफिशिएंट और बेटर टेक्नोलॉजी वाला ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, इसका ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का? देखिए इसमें आपने मुझसे पूछा है कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग ब्रेकिंग हाँ, सिस्टम। हाँ। बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल में दोनों सिस्टम रहते हैं। अच्छा, रीज़न ये है कि आपको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जो है वो आपका क्या है, शायद दर्शकों को जानकारी हो या थोड़ा बहुत जो टेक्निकल है। रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हो गई कि आपकी जब गाड़ी को आप रोक रहे हैं, तो हाँ, रोकते समय आप क्या कर रहे हैं कि गाड़ी को डीएक्सेलरेट कर रहे हैं, यानी उसका एक्सेलरेशन हाँ, कम हो डीएक्सेलरेट कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। तो हाँ, उस हाँ, दौरान हमारी जो मोटर है, उसको जनरेटर मोड में हम लोग यूज़ कर लेते हैं। हाँ, जनरेटर मोड में यूज़ करते हैं तो वो बैटरी को चार्ज कर लेती है। हाँ, लेकिन जो रीजनरेशन एफिशिएंसी है आज अभी भी जो भी टेक्निकली हम लोग 100% तक जा सकते हैं, हाँ, लेकिन अभी 30-35% से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं दे रही, कोई न हाँ, इवन टेस्ला में भी नहीं दे पाते वो लोग। हाँ। उसके अलावा रीजनरेटिव ब्रेकिंग से हमारी जो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगी, हुँ, अगर प्योरली रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ करते हैं और हुँ, रिस्पॉन्स उतना फास्ट नहीं रहेगा। हुँ, तो सेफ्टी कंसर्न के कारण दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहता है। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग रहेगी उसके अंदर, एबीएस रहेगा। हुँ। उसके अलावा रीजनरेटिव ब्रेकिंग अलग से दे दी जाती है जिससे कि आप एनर्जी रिकवर कर लें, बस। अच्छा, तो तो ये ब्रेकिंग हाइड्रोलिक। सिस्टम दोनों रहते हैं। अच्छा, अच्छा, तो एबीएस मतलब एबीएस ऑटोमेटिक क्या? एबीएस तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है, वो अलग हाँ, चीज़ है, वो सेफ्टी मतलब उसका वो तो इससे हाँ, कोई हाँ, ख़ास लेना-देना हाँ, नहीं है। हाँ, 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 लेकिन हाँ। रीजनरेटिव ब्रेकिंग और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम तो दोनों रहते हैं। ये हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम किस प्रकार आप कह रहे हैं कि इन दोनों जो अभी इंडिया में जो मॉडल्स हैं ईवीज के, उसमें ये कॉम्बो, दोनों का कॉम्बो दे रहे हैं ये हमें? सब में सब ये देते ही हैं, क्योंकि इससे जैसे आप ब्रेक लगा रहे हैं, जैसे आप ब्रेक को टच करते हैं, वैसे हाँ, ही उसको सेंसर को गाड़ी को पता लग जाएगा आप ब्रेक लगाने वाले हैं, और हाँ, वो डीएक्सेलरेशन जब शुरू होगा, तो हाँ, वो कंट्रोलर जो है उस समय मोटर को आपको मोटर पावर ड्रॉ नहीं करेगी बैटरी से, उल्टा वो बैटरी को पावर फीड करेगी, क्योंकि वो हाँ, जनरेटर मोड में आ गई है। हाँ, हाँ। और और वो हाइड्रोलिक पावर तो सिस्टम बैटरी कैसे को हाँ, एक्टिवेट होता तो वो है? बैटरी हाँ, 1 मिनट, तो वो हम्म, बैटरी को तो पावर भेज रही है, तो हाँ, वो जो पावर है, वो एक तरह से ब्रेकिंग पावर की तरह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो हाँ, सफिशिएंट नहीं हुई गाड़ी के मोमेंटम को कम करने के लिए। तो करेक्ट। उसके अलावा जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है, जो नॉर्मल आपके जो आईसी इंजन व्हीकल्स रहते हैं, उसके अंदर भी रहता है। अगर हाँ, आपने कभी पास्कल्स लॉ के हिसाब से देखा हो कि एक हाइड्रोलिक सिलेंडर रहता है, उससे चारों व्हील्स को डिस्क ब्रेक्स रहती है नॉर्मली इनके अंदर, चारों व्हील को हाँ, एक साथ वो प्रेशराइज़ पाइप्स रहती हैं और एक साथ हाँ, वो ब्रेक शूज़ रहते हैं, वो चारों व्हील के डिस्क को रोकते हैं। तो वो नॉर्मल करेक्ट, ब्रेकिंग सिस्टम तो आपका करेक्ट, रहता ही रहता है। करेक्ट, करेक्ट। ओके, ओके, थैंक यू विकास जी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी के वेट के बारे में, कि गाड़ी का इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिजाइनर्स की कोशिश रहती है कि गाड़ी का वेट कम से कम हो। तो मेनली जो है, जैसे हमने आपने लास्ट पॉडकास्ट में भी बताया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो है वो सारे आईसी इंजन के मैकेनिकल कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। तो मेनली जो है इसमें जो गाड़ी का चासिस हो गया, मीन्स जो उसका आउटर बॉडी हो गई, फ्रेम हो गया, उसके अलावा जो है मेनली बैटरी हो गई और कंट्रोलर हो गया और मोटर हो गया। तो यही मेन इसके कंपोनेंट्स हैं। तो बैटरी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर कि उसका वेट कम हो तो गाड़ी का वेट कम होगा। तो और प्लस कितना स्पेस ले रही है, तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए विकास जी। बेसिकली देखिए ये व्हीकल के अंदर हम लोग नॉर्मली लिथियम आयन बैटरीज़ यूज़ करते हैं। हाँ, तो विकास जी थोड़ा लाउडर जो हो जाइए। हाँ, 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 लिथियम आयन बैटरीज़ यूज़ करते हैं हाँ, और आप देखेंगे कि क्या है कि इसका एक एडेड बैटरी का जो गाड़ी का नॉर्मली जो फ्लोर होता है, हाँ। उसके अंदर हम लोग कोशिश करते हैं बैटरी को फिट कर दिया जाए, ठीक है? नहीं, ये समझ में नहीं आया, जो फ्लोर क्या? ईवी के अंदर, हाँ, गाड़ी के नीचे की तरफ हाँ, 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 मतलब जो फ्लोर है, गाड़ी हाँ, का जो फ्लोर है, तो हाँ, बैटरी हाँ, एक प्लेट की तरह रहेगी, बड़े हाँ, से प्लेट की तरह, जो हाँ, कि अगर आप चाहें तो कभी गूगल पे या यूट्यूब पे देख सकते हैं वो इमेजेस या वीडियोस। तो हाँ, प्लेट की तरह रहेगी और गाड़ी में नीचे की तरफ रहेगी, जो हाँ, आपका गाड़ी का फ्लोर रहता है, उसको वहाँ पे बैटरी रहती है। तो हाँ, उसके 2 एडवांटेज हो जाते हैं, एक एडवांटेज ये हो गया कि आपका गाड़ी का बैटरी
स्पेस कम ले रही है क्योंकि गाड़ी में नीचे की तरफ आ गया, तो कोई हाँ, यूटिलिटी स्पेस नहीं जा रहा, आपका बोनट या डिक्की में स्पेस नहीं लेगी, बड़ी बैटरी होती है, छोटी बैटरी तो है नहीं। हाँ, उसके हाँ, अलावा गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाता है, जिससे कि गाड़ी की स्टेबिलिटी इंप्रूव कर जाती है। अगर नीचे की हाँ, तरफ भार ज़्यादा रहेगा, तो सेंटर ऑफ हाँ, ग्रेविटी नीचे चला जाएगा, हाँ, जिससे हाँ, गाड़ी हाँ, स्टेबल हो जाएगी। तो हाँ, वो एक हाँ, एडेड एडवांटेज हमें मिल जाता है बैटरी को हाँ, वहाँ रखने पे। तो हुँ। ये चीज़ें हैं। हाँ, हाँ, और तो आप कह रहे हैं कि बैटरी चूँकि चूँकि आप कह रहे हैं कि सारी जो आजकल मॉडल्स अवेलेबल हैं, हम टेस्ला की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इंडिया में जो अभी मैन्युफैक्चरर्स जो मॉडल दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, चाहे वो टाटा हो गई, चाहे हुंडई हो गई या और मैन्युफैक्चरर्स हो गए, तो वो उनकी गाड़ियों में भी जो बैटरीज़ हैं, वो सारी की सारी लिथियम आयन बैटरीज़ हैं। लिथियम आयन ही है, लिथियम आयन ही सक्सेसफुल है, और बैटरी आप इसमें लगा नहीं सकते। बहुत मतलब उतना आपको किलोवाट आवर दूसरी बैटरी में उतने कम वॉल्यूम में दे नहीं सकते, क्योंकि आपको करेक्ट, स्पेस और वेट का भी कंस्ट्रेंट है। तो वो आप किसी लेड एसिड या निकल मेटल हाइड्राइड में नहीं ले सकते। तो करेक्ट, लिथियम आयन करेक्ट। ही बैटरी रहती है, और वो बैटरी नीचे की तरफ ही रहती है, फ्लोर माउंटेड रहती है, ओके, नीचे फ्लोर पे ओके, रहती है। ओके, ओके। तो दोस्तों बैटरी का जो है ना वो टॉपिक अपने आप में बहुत बहुत बड़ा है और बहुत टेक्निकल है। और आप ये समझ लीजिए कि जो फ्यूचर हम स्पेशली बात करें, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की हो या एनर्जी स्टोरेज की हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो, तो इसका जो हार्ट है वो बैटरी ही है ना? तो स्टोरेज को अगर हमने क्रैक कर लिया, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में भी देखें, चाहे वो सोलर हो चाहे विंड हो, तो उसमें जो है वो मॉड्यूल साइड, इन्वर्टर साइड, विंड टरबाइन साइड, उधर तो काफी रिसर्च हो चुकी है और इम्प्रूवमेंट्स तो होते रहेंगे। लेकिन जो मेजर वहां पे अब ब्रेक थ्रू अगला आएगा वो स्टोरेज को लेके आएगा। अगर आपने स्टोरेज क्रैक कर लिया तो फिर ये सारे जो है रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रिड से इंटीग्रेशन और वो सारे प्रॉब्लम्स जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएंगी। खैर वो एक अलग टेक्निकल टॉपिक है, बट मैं ये जो कहने जा रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि बैटरी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड आपके कुछ प्रश्न हैं, तो आप जरूर हमको अपने कमेंट में बताएं। लास्ट पॉडकास्ट में भी जैसा विकास जी ने हमें बताया था कि कुछ टेक्निकल टर्म्स हमें बताए थे, मोबाइल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एग्जांपल लेके हमें बताया था कि बैटरी जो है, बैटरी का स्टेट ऑफ चार्ज क्या होता है, डीओडी क्या होता है, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, और भी बहुत सारे और भी कुछ टेक्निकल टर्म्स बताए थे समझने के लिए। तो ये जो बैटरी की साइकिल्स होती हैं, तो आप हमें बताइए, अगर बैटरी के बारे में आप कुछ और टेक्निकल चीजें समझना चाहते हैं, बेसिक्स समझना चाहते हैं, तो बताइएगा, तो हम इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे। तो एक और प्रश्न आ रहा है विकास जी, जो हमारे दर्शकों ने लास्ट वीडियो के कमेंट में भेजा, पूछा था कि वोल्टेज लेवल क्या होता है, और क्या उस वोल्टेज लेवल पे इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस हैं अगर एक्सपोज हो गए तो? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है चेतन। हाँ, हाँ, और हाँ, देखिए वोल्टेज लेवल जो है एक नॉर्मल ईवी में हाँ। नॉर्मली 200 वोल्ट से लेकर के 800 वोल्ट तक के 900 वोल्ट तक की बैटरीज लगती हैं, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन ये जो आप बता रहे हैं बैटरी जो है, ये मतलब जो बैटरी का जो फाइनल आउटपुट है, क्योंकि बैटरी के अंदर तो बहुत सारे सेल्स होंगे, आई डोंट नो वो कितने। हाँ, सेल तो नॉर्मली लिथियम आयन सेल रहते हैं, उनका स्टैंडर्ड वोल्टेज जो रहता है 3.65 वोल्ट रहता है। हाँ, तो वो तो बट बहुत पूरे ज्यादा वैरी नहीं पैक, करता, लेकिन हाँ, बट पूरे वो पैक बैटरी वो जो पैक की सीरीज। बात कर रहा हूँ। बैटरी पैक हाँ, में आउटपुट साइड में मेरे हाँ, को 200 से 800 वोल्ट तक की बैटरी गाड़ी के किलोवाट आवर और कितनी रेंज हम देना चाहते हैं उसके हाँ, हिसाब से मिलता है। हाँ, लेकिन क्या है कि उसके अंदर आप देखिए जो बैटरी का एम्पेयर आवर यानी कि किलोवाट आवर जो उसके अंदर है, यानी हाँ, एनर्जी जो स्टोर्ड है, वो हाँ, काफी ज्यादा होती है। जैसे आपका इवन जेडएस ईवी में ले लूं जो इस समय इंडियन मार्केट में कार है, उसकी करीब हाँ, करीब 44.2 किलोवाट आवर पावर उसके अंदर स्टोर्ड है, यानी हाँ, एनर्जी स्टोर्ड है। तो हाँ, हाँ, उससे क्या होता है कि जब आपकी वो करीब 300 साढ़े 300 वोल्ट की बैटरी वो लोग लगाए हैं, तो हाँ, उससे क्या होता है कि करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, तो नॉर्मली करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो हम्म, करंट डेडली हो सकता है, वो घातक भी हो सकता है। लेकिन अच्छा, इस चीज़ के लिए इस चीज़ का ध्यान रखते हो, और दूसरा ये भी है कि बैटरी ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज हो जाए, या फास्ट चार्जिंग या कहीं शॉर्ट कर जाए, उसके कारण हम्म, भी ओवर हीटिंग होकर के आग हम्म, लगने के भी चांसेस हो सकते हैं।
तो हाँ, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम रहता है बैटरी गाड़ी के साथ, हाँ, वो इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली और बहुत पूरा एनालाइज़ करता रहता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू हम उसे, हाँ, और जिससे हम कोई भी एब्नॉर्मलिटी आने के केस में, अगर हमें लगता है किसी पर्टिकुलर सेल में एब्नॉर्मलिटी आ रही है तो सेल को बाईपास कर देता है बीएमएस। और हाँ, उसके अलावा अगर उसे लगता है कि जैसे गाड़ी का मान लीजिए हाँ। एक्सीडेंट हुआ तो इमीडिएटली उसी समय वो बैटरी को आइसोलेट करके डिस्चार्ज कर देगा। अच्छा, और डिस्चार्ज कर देगा जिससे कि अगर मान लीजिए कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो हाँ, वो उस समय डिस्चार्ज कर देगा बैटरी को, और डिस्चार्ज करने के बाद आप सेफ हो गए। तो इस तरह के प्रोटेक्शन सिस्टम्स हम लोग लगाते हैं गाड़ी के अंदर, हाँ, जिससे कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे पेट्रोल है गाड़ी के अंदर, अगर वो हाँ। एक्सीडेंट होता है, तो आग लग तो सकती पेट्रोल है। वहीं का वहीं रह आग लगने के चांसेस रहते हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस तरह का नहीं हो सकता, संभावना पूरी की पूरी है। लेकिन हाँ, उसके पेट्रोल व्हीकल में कोई उसके अगेंस्ट हमारे पास खास रेमेडी नहीं है। हाँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कि गाड़ी के बॉडी उस इम्पैक्ट को ले सके, लेकिन हाँ। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल में मैं बैटरी को प्रोटेक्शन सिस्टम के थ्रू आइसोलेट कर सकता हूँ, उसको बॉडी से भी आइसोलेट कर सकता हूँ, अर्थ कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माय एल्गोरिथम। मैं किस तरह का डालना चाहता हूँ, किस तरह का प्रोटेक्शन सिस्टम मैंने डेवलप किया है, जो गाड़ी की रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा, उसके अच्छा। बारे में आप लोगों को, हाँ, जनरली अभी तक कोई ऐसे केसेस नहीं आए हैं, जिसके हाँ, अंदर ना टेस्ला मोटर मेजर मैन्युफैक्चरर है और भी अभी तक कोई ऐसा मेजर केस नहीं आया है जिसमें कोई शॉक लगा हो। प्रोटेक्शन सिस्टम अच्छा। ने पूरा काम किया। अच्छा, अच्छा। चलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये जो बीएमएस होता है, ये वही कंट्रोलर के साथ ही मुझे मतलब जो मेरा डैशबोर्ड होगा, वहीं पे उसके सारे पैरामीटर्स और वो वहीं वहीं पे हम उसको देख सकते हैं। इज़ इट विकास? देखिए बीएमएस जो है आपके डैशबोर्ड पे तो आपको खाली रेंज, आपके उस समय कितना किलोवाट आवर बचा है बैटरी के अंदर, या हाँ, क्या करंट चल रहा है, वो सारे पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। उसके हाँ, अलावा जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो हाँ, बैटरी का हाँ, प्रोटेक्शन सिस्टम है, उसका कोई एज़ सच पैरामीटर नहीं आएगा। वो हाँ, क कंट्रोलर खुद ही मॉनिटर करेगा, और उसे अगर हाँ, लगेगा कि कोई बैटरी एब्नॉर्मल हो रही है, कोई कहीं लोकल हीटिंग हो रही है, कोई बैटरी शॉर्ट कर गई है या ओपन हाँ, सर्किट है, हाँ, तो हाँ, उसको हाँ। आइसोलेट कर देगा। और हुँ, हुँ, आइसोलेट करने के बाद बाकी गाड़ी चलती रहेगी, तो उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे ऐसा हो रहा है कि किसी भी कारणवश, किसी भी, जैसे आप पानी में चले गए, कुछ ऐसा दिक्कत हुई, तो जहाँ पे लगा कि बैटरी में ओवरहीटिंग हो रही है, और टेम्परेचर और करंट और वोल्टेज तीनों सेल लेवल पे मॉनिटर होता है। तो सेल अच्छा। लेवल पे मॉनिटर हो रहा है, तो वो इमीडिएटली उस पे प्रोटेक्शन एक्शन ले लेगा, चाहे उसको आइसोलेट कर देगा, चाहे उसको डिस्चार्ज कर देगा। ओके, ओके, वेरी गुड। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने विकास, और ये बड़ी रिलेवेंट और बड़ा अच्छा सवाल था ये, क्योंकि जनरली जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो यही अपार्ट फ्रॉम उसकी एफिशिएंट कॉस्ट, एफिशिएंसी, माइलेज और ये सब मेंटेनेंस में इसके कितना खर्चा आएगा, कितना फ्रिक्वेंटली होगा, और उन सब के अलावा जो है ये सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। तो ये एक हमने लास्ट पॉडकास्ट में ये पॉइंट हमसे मिस हो गया था, लेकिन धन्यवाद हमारे व्यूअर दोस्त का जिन्होंने ये बड़ा रिलेवेंट सवाल पूछा। तो हाँ, एक चीज़ और बताइए कि मान लीजिए मैं गाड़ी लेके निकला हूँ, नई-नई गाड़ी खरीदी मैंने, और जो है मान लीजिए अब कोरोना की जल्दी वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन वैक्सीन लग गया, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई लाइफ इज़ बैक टू प्री कोरोना टाइम्स, नॉट 100% बट 60-70%। हम निकल गए जो है हाईवे पे। तो मान लीजिए कि वहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो गई, जैसा आप बता रहे थे कि मान लीजिए मैं फुल चार्ज करके निकला था, कुछ फॉल्ट हो गया, है ना? कुछ जल्दी से डिस्चार्ज हो गई मेरी बैटरी। तो जैसे हम अपनी गाड़ी में क्या करते हैं अभी कि किसी वजह से डिस्चार्ज हो गई तो हमने किसी दूसरे को रुकाया गाड़ी को, और जो है उनकी गाड़ी से हमने जंप चार्ज कर लिया। तो ये सब यहाँ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मेथड? अनफॉर्चुनेटली नहीं, अभी इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। हाँ। हाँ, और कि भाई किसी की बगल वाली गाड़ी से हमने उसको जंप चार्ज कर लिया। क्योंकि आपको बहुत सिंपल सा फिज़िक्स है इसके पीछे, हाँ, कि जैसे आपकी मान लीजिए 400 वोल्ट या 350 वोल्ट थोड़े की से बैटरी लाउडर है, हुए उसको विकास। हाँ, 400 या 350 वोल्ट की बैटरी है, तो उसको हाँ, चार्ज करने के लिए मुझे उससे ज़्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी। तो उससे हाँ, ज़्यादा वोल्टेज लगानी पड़ेगी, और हाँ, डिफरेंट पोलैरिटी के साथ, तो वो हाँ, आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, हाँ, हाँ, चाहे हाँ, किसी की भी कार हो। तो इस तरह हाँ, का वो आपको चार्जिंग स्टेशन पे या चार्जर पे ही मिलेगी जो है। तो जस्ट हाँ, इन केस अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि आपकी किसी भी कारणवश आप
कि गाड़ी जो है बैटरी उसकी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, किसी भी कारणवश आप चार्ज नहीं कर पाते या कोई भी है, हाँ, तो हाँ, फिर तो ये जैसे आपको टो करके ही व्हीकल नियरेस्ट डीलर के पास लेके जानी पड़ेगी। जो कि नॉर्मली में ऐसा नहीं है कि आपके ये आईसी इंजन व्हीकल्स में ऐसा नहीं होता। आईसी इंजन व्हीकल में अगर आपका इंजन ऑयल बह जाता है, तो गाड़ी तुरंत सीज़ हो जाती है, इंजन बेकार हो जाता है, जो कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमारे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं है। लेकिन हाँ। उसमें भी अगर आपका जनरली बहुत सारे केसेज़ आते हैं जिसमें लोग इंजन ऑयल नहीं चेंज कराते या इंजन ऑयल पुराना रहता है या इंजन ऑयल लीक कर जाता है और हाईवे पे गए हैं और वो गाड़ी इंजन ऑयल ओवरहीटिंग के कारण इंजन सीज़ कर जाता है। तो इंजन सीज़ कर जाता है तो बहुत बड़ा खर्चा आता है। इस तरह के हमारे एटलीस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ। और वैसे भी हाँ, हुँ, हुँ। हाँ, पर टो करके आपको नियरेस्ट डीलर या नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पे लेके जाना पड़ेगा तो और कोई ये चारा नहीं। करेक्ट है। तो ये बड़ा बड़ी अच्छी जानकारी हमें विकास जी ने दी कि भैया ये है कि वहाँ पे तो जो हमारे नॉर्मल आईसी इंजन होते हैं, वहाँ तो हमें एक जस्ट इनिशियल स्टार्टिंग के लिए वो चार्ज चाहिए होता है। यहाँ तो जो है भई वही मेरा मेन एक तरीके से कहें कि फ्यूल है, वही बैटरी ही मेरी जो है वो उसकी हार्ट है। तो जितने जिस लेवल की वोल्टेज की ज़रूरत होगी, वो तो एक गाड़ी से मिल नहीं पाएगा। तो या अगर हम 2 गाड़ी भी मिला दें तब भी नहीं मिल पाएगा। तो जंप चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसा विकास जी बता रहे हैं कि भई अगर मैं हाईवे पे निकला हूँ, तो एकदम ब्लाइंडली तो नहीं निकलूँगा मैं। जनरली मैं मेरे डैशबोर्ड पे दिखेगा कि मेरी बैटरी कितनी चार्ज है और मैं लंबे समय 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के लिए जा रहा हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली थोड़ी अपनी बैटरी देखूँगा। अगर मेरी बैटरी जो है वो लेस दैन 50% है या जो भी है, मुझे जहाँ थोड़ी भी कम लग रही है, जो मैन्युफैक्चरर ने जो बोला है, रिकमेंड किया है, उससे कम है, तो मैं फिर जो है एक कुछ अल्टरनेट अरेंजमेंट या एकदम हाईवे पे जाने के पहले मैं नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन पे उसको चार्ज करा इसका के चेतन हुँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा हाँ, कि जनरली जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इसके अंदर जो टॉप स्पीड है, हाँ, उसको मैन्युफैक्चरर्स लिमिट कर देते हैं। टॉप स्पीड इसलिए लिमिट करते हैं हाँ, क्योंकि जो एयर ड्रैग आता है व्हीकल के ऊपर, व्हीकल जब चल रहा है, तो हाँ, वो हवा को काटता हुआ चलता है, तो हवा हाँ, के हाँ, कारण जो उसपे फ़ोर्स एयर ड्रैग हाँ, आ रहा है, वो हाँ, एक वेलोसिटी का क्यूब का फैक्टर होता है। यानी कि हाँ, 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 जो एयर हाँ, ड्रैग है, वो हाँ, वेलोसिटी क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो स्पीड है हाँ। उसके जो उसके पावर एयर 3 ड्रैग गुना की वजह मतलब से जो पावर उसको ओवरकम करने के लिए जिस पावर की हमें जरूरत होगी दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी क्यूब। ये एकदम हुँ। हाँ सही तो है। उस कारण क्या है कि हम लोग उसकी स्पीड के टॉप स्पीड को लिमिट कर देते हैं। तो इस हाँ, तरह की संभावना कि भाई मैं कोई ओवर स्पीडिंग भी नहीं करेगा। तो जैसे हाँ, आप देख लीजिए ज़ेडएस ईवी है, उसने उन्होंने उसको टॉप स्पीड 140 तक आपको लिमिट कर 140 के ऊपर नहीं जाएगी वो। हाँ, हाँ, या हाँ, इवन जो महिंद्रा वेरितो है या हम्म, टाटा टिगोर हैं जो कि हम्म, बजट लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं। हम्म, ये इनकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर तक लिमिट करके रखी है जिससे कि पावर कंजम्पशन कम रहे गाड़ी का। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट इस ची इन चीज़ों का ख़्याल रखा गया है इस तरीके से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये जैसा ये अपने आप में मतलब एक बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है। और अगर रिमोट पॉसिबिलिटी एक बहुत हो गई जो कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में भी हो सकती है, जैसा विकास जी ने बताया इंजन सीज कर गया, तो उस केस में जो है फिर आपको जो है वो गाड़ी टो करा के आप जो भी है आपका मेंटेनेंस या जो भी नंबर है आपका मैन्युफैक्चरर का, उस नंबर पे आप कॉल करें और वो आपकी गाड़ी टो होके जाएगी। बट वो बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है। और देखिए वो तो आप जिंदगी में कभी भी जो है आप कंप्लीटली सेफ नहीं हो सकते हैं। तो बट ये एक बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है जैसा विकास जी ने बताया कि अगर आप बहुत इंथू में जो है अगर आप अपनी गाड़ी को जो है वो 150 और 200 की स्पीड पे ले जाना भी चाहते हैं, तो मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी उसमें उसको लिमिट कर दिया है। और वैसे भी विकास जी जो है वो आई थिंक हमारे अभी भी हाईवेज पे जो है स्पीड लिमिट कितनी है? ये जो हमारा एक्सप्रेसवे जो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है, इस पे 120 है, उसके अलावा नॉर्मली 100 या 100 120 से ऊपर कहीं नहीं है, कहीं नहीं नॉर्मली है। 100 है। करेक्ट। ये जो अपना हुँ, आगरा वाला एक्सप्रेसवे है उस पे भी जो है इतनी नहीं है। तो हम एकदम लॉ को भी वायलेट नहीं कर रहे हैं, है ना, एकदम सेफ लिमिट में है। तो चलिए ये तो हो गया आंसर। हाँ, ये आई थिंक फ्रीक्वेंसी ऑफ बैटरी रिप्लेसमेंट एंड इट्स कॉस्ट, आई थिंक जो हमारा लास्ट वाला पॉडकास्ट था, जो पार्ट 1 था इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स पर्सपेक्टिव,
तो उसमेमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हमने बात की है, पूरी एनालिसिस की है फाइनेंशियल मॉडल बना के कि बैटरी की रिप्लेसमेंट कब होती है, और उसकी कॉस्ट को भी हमने अकाउंट में लिया हुआ है जब हम कंपेयर कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल व्हीकल से। लेकिन एक बार फिर रिपीट कर देते हैं जस्ट बहुत थोड़े समय में। विकास जी, तो इसको बता दीजिए एक बार कि इस बारे में। देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बैटरी रिप्लेसमेंट आप ये समझ लीजिए कि एक बैटरी 7 से 8 साल लास्ट कर जाएगी आराम से, जो अभी गाड़ियाँ हैं। और उसके अलावा जो उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात है, अभी देखें तो जैसे जितने व्हीकल्स हैं, कुछ 7 से 8 लाख की उनकी बैटरी पड़ेगी। हाँ। लेकिन संभावना ये है कि आने वाले समय में जब तक 7-8 साल के अंदर बैटरी की कॉस्ट कम से कम आज के कॉस्ट के आधे हो जाएगी। तो उस समय अगर आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगी, तो वो आज के आधा नहीं तो करीब 60% ज़्यादा नहीं हो सकती। तो करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। वो एक और बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हम्म, आप यू कैन बी assured एंड यू कैन बी सेफ ऑन दैट। करेक्ट, करेक्ट, चलिए ये हो गया। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है कि भाई मेरी गाड़ी है, तो मैं अपनी गाड़ी के रूफ पे जो है वो मैं तीन चार, अगर डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ माय व्हीकल, अगर 3-4 सोलर पैनल लगा लूं, तो फिर मैं चार्जिंग कर सकता हूँ बैटरी को, उससे उससे भी मैं चार्ज कर सकता हूँ। चैतन्य, बेसिकली ये एक बहुत थोड़ा सा कॉमन चैलेंज होगा। लेकिन हाँ, बिल्कुल ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना है। हाँ, क्योंकि आपकी गाड़ी का सरफेस एरिया इतना नहीं होता कि हाँ, हाँ, आप हाँ, एक सफिशिएंट पावर। सोलर इंसुलेशन आपको मिले। हाँ, और उसके अलावा आपकी गाड़ी जब चल रही है हम्म, और तो सन किस दिशा में है, किस तरफ है, वो भी आपको पता है। सोलर के अंदर वो सारे फैक्टर रहते हैं, साउथ फेसिंग पे करेक्ट, लोग रखते हैं नॉर्मली पैनल्स को। तो हाँ, और दूसरा पैनल का वेट, और उसके अलावा जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होगी, हमारा डीसी टू एसी कन्वर्जन और वो सारा चीज हमको, हाँ, या डीसी टू डीसी कन्वर्जन करना होगा। तो वो हाँ, सारे ऑनबोर्ड चार्जर वगैरह, तो वो कहीं से भी मतलब कारगर नहीं है। अगर होता तो अब तक तो आप समझ लीजिए कि दुनिया कर चुकी होती। आने वाले समय में मैं नहीं कह सकता कि सोलर पॉलीमर सेल्स अगर सक्सेसफुल होती हैं, जो कि 1/3 वेट होता है उनका, तो कुछ एक लगा करके आप ऑक्सिलरीज को पावर देने की सोच सकते हैं, लेकिन अभी वो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। आज के समय में आप गाड़ी के ऊपर सोलर पैनल लगाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा समय भी अब समाप्त होने की तरफ आया। तो यहाँ पे जो विकास जी हमें बता रहे हैं कि बेसिकली देखिए, सोलर अभी जो मॉड्यूल्स हमारे अवेलेबल है ना मार्केट में, वो 300 वॉट के, 350 वॉट के, है ना, 375 वॉट, इस तरह के हैं। और उनका जो एक मॉड्यूल का आप जो साइज देखेंगे तकरीबन 2 मीटर बाई 1 मीटर होता है। तो आप ये देखो कि आप जो है, आपको हार्डली मतलब 2 किलोवाट का भी आप गाड़ी के ऊपर लगा नहीं पाओगे, है ना, सोलर मॉड्यूल। और प्लस उसका वेट। तो ये जैसे गाड़ी का वेट बढ़ेगा, आप जितना चार्ज नहीं करोगे उतना तो जो है वो पावर आपका कंज्यूम कर लेगा। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से, और जो बाकी जो इसकी सर्किट वगैरह होगी और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं जिसके बारे में विकास जी ने बताया, तो उन सब की वजह से मतलब यू 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 आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू आउट ऑफ इट। तो इसलिए आज के समय में तो ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा करना। बट फ्यूचर में हो सकता है मॉड्यूल, बड़े कम्पैक्ट मॉड्यूल्स आ जाएं, बड़े हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स आ जाएं, लाइट मॉड्यूल्स आ जाएं, तो उस केस में डेफिनेटली फिर हमारे मैन्युफैक्चरर्स भी इसको यूटिलाइज करेंगे और नए नए मॉडल्स आएंगे। प्लस जब हमारी गाड़ी चलती है तो उस समय हमेशा ऐसा नहीं है कि वो सन शेड में मतलब उसको प्रॉपर सन मिले। और जैसा कि ये हम अपने एक सेपरेट सीरीज में, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का सीरीज है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं कि सोलर की जब हम डिजाइन के बारे में बताएंगे, सोलर पावर प्लांट के, तो उसमें जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे मॉड्यूल होता है जिससे कि सन की रे जो है उस पर 90 डिग्री पे पड़े। तो एकदम जब मेरा फ्लैट रहेगा, तो उस केस में जो है वो, अगर एकदम दिन में 12 बजे के करीब फुल सन है, तब भी जो है हम उससे पूरा पावर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा सरफेस फ्लैट है। एनीवे, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसा विकास जी ने बताया, संक्षिप्त में इस प्रश्न का आंसर है कि नहीं, सोलर पैनल इंटीग्रेशन हम आज के समय में नहीं कर सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, ये वाला जो हमारा पॉडकास्ट था, इसमें हमने बड़े
काफी अच्छे अच्छे और टेक्निकल पॉइंट्स डिस्कस किए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और सबसे पहले तो मैं विकास जी हमारे एक्सपर्ट हैं, और आके हमें अब इतनी इतनी इंसाइटफुल जानकारियां देते हैं जो कि शायद किताब पढ़ने से या कोई आर्टिकल पढ़ने से नहीं मिलेगी। तो विकास जी को तो मैं कितना धन्यवाद दूं वो कम है, बट उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूं कि जो हमारे आप जैसे डिसर्निंग जो व्यूअर्स हैं, जो आप ऐसे अच्छे सवाल पूछते हैं, जैसे कि जो है वो जितने भी लोग आप देखेंगे, हमारे सारे दर्शकों को, सारे व्यूअर्स को इसका फायदा होगा। तो दोस्तों, दिस इज नॉट अ वन वे जर्नी। तो आप क्रिटिकली हमारे इस पॉडकास्ट को सुने। अगर आपको हमारी कोई ऐसी चीज लगती है कि जो आपको लगता है कि ये चीज इंप्रूव हो सकती है, ये चीज आपको लगता है कि हमने कुछ गलत बताई है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसको काउंटर करें। ये हम साथ में, इसका उद्देश्य यही है कि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, और हम आगे बढ़ें। तो विकास जी, हमारा समय हो रहा है, और अगेन आई कांट थैंक यू अनफ। तो हम आगे भी विकास जी, अभी इसमें बहुत सारी जानकारियां लेनी है आपसे, तो हम फ्यूचर में भी आपको बुलाएंगे। विकास जी। हाँ, थैंक यू चेतन। ये मेरा भी काफ़ी सौभाग्य है, आपने मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी दिया। तो ओके बहुत-बहुत ओके धन्यवाद आपका, और ओके गुड लक टू योर चैनल। ओके, थैंक यू विकास। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में। हमारे चैनल, इस वीडियो पे अपने कमेंट दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू, थैंक यू।